जयशंकर जो हैं भारत के विदेश मंत्री हैं, वो भारत के चीफ स्पोक्स पर्सन नहीं है। उन्होंने विदेश मंत्री के रोल को इतना संकुचित, इतने सीमित दायरे में लाके खड़ा कर दिया है, जहां पर वो सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन और एक डिबेटिंग सोसाइटी के चेयरमैन की तरह बात कर रहे हैं। ये ऑक्सफोर्ड स्कूल की या जेएनयू की डिबेटिंग सोसाइटी नहीं है, जहां आपको डिबेटिंग पॉइंट्स जीते हैं। आप भारत के विदेश मंत्री हैं, आपके ऊपर 140 करोड़ के मुल्क का दायित्व है। हेलो एंड वेलकम। कारवां बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर पर और भारत की विदेश नीति पर। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, कारवां की रिपोर्टर इरम आगा, जिन्होंने मार्च अंक में एस जयशंकर का प्रोफाइल कारवां के लिए किया है, और उनका साथ दे रहे हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो और कारवां के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिंह। आइए दोनों से बात करते हैं। मैं आपसे इरम पूछना चाहता हूँ, आपने एक जगह लिखा है कि जयशंकर का जो विदेश मंत्री का जो काम है वो ज़्यादातर परसेप्शन मैनेजमेंट कर रहा है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए हमारे। अब आप देखिए, इसे PS राघवन ने जो मुझे एग्जाम्पल दिया है एब्रोगेशन 370, उसमें ये आपके सवाल का जवाब है कि अजीत दोवल विल लुक एट द सिक्योरिटी एस्पेक्ट एंड जयशंकर विल टेल द वर्ल्ड दिस इज आवर इंटरनल मैटर, कि इसमें आप इंटरफेयर ना करें। पहले क्या विदेश मंत्री ऐसा नहीं करते थे? पहले के विदेश मंत्री इंडिया की परसेप्शन को मैनेज नहीं करते थे? नहीं, परसेप्शन अब एक रिपोर्ट आ गई वॉशिंगटन पोस्ट में, उसमें भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर विल जाके बोलेंगे इसके बारे में कि ये गलत है या नहीं हो, या दिस इज़ अ लॉन्ग इमेज। हर एक इंडेक्स को, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, फ्रीडम इंडेक्स हो, उसको नकारेंगे। तो ये आई थिंक इस तरह का, अगर आप कॉलम्स पढ़ें जो डिप्लोमेट्स हैं जिन्होंने लिखे हैं, कि इतना अग्रेसिव नहीं था जो अब होने लगा है। सो दैट डिग्री ऑफ चेंज है इन परसेप्शन मैनेजमेंट ऑल्सो। पहले भी होता है ऑफ कोर्स, बट अब ज़्यादा है, दैट इज़ देयर। देखिए विष्णु, जयशंकर जो हैं भारत के विदेश मंत्री हैं, वो भारत के चीफ स्पोक्स पर्सन नहीं है। अगर वो भारत के और भारत सरकार के चीफ स्पोक्स पर्सन के तौर पर अपने आप को रिड्यूस कर लेते हैं तो वो भारत के विदेश मंत्री नहीं है। उसके लिए बहुत सारे डिप्लोमेट हैं, कैरियर डिप्लोमेट हैं, जो वो काम कर सकते हैं। और जो कुछ लोगों की कंप्लेंट है, जिसकी और इरम ने भी इंगित भी किया, वो यही है कि उन्होंने विदेश मंत्री के रोल को इतना संकुचित, इतने सीमित दायरे में लाके खड़ा कर दिया है, जहाँ पर वो सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन और एक डिबेटिंग सोसाइटी के चेयरमैन की तरह बात कर रहे हैं। ये ऑक्सफोर्ड स्कूल की या जेएनयू की डिबेटिंग सोसाइटी नहीं है, जहाँ आपको डिबेटिंग पॉइंट्स जीते हैं। आप भारत के विदेश मंत्री हैं, आपके ऊपर 140 करोड़ के मुल्क का दायित्व है। 3 आपकी मजबूत चीज़ें हैं जिनको आपको करना है। भारत की सॉवरेंटी, संप्रभुता की आपको ख्याल रखना है। भारत की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसका आपको ख्याल रखना है। और जो भारत के लोगों को विकसित करने के लिए, उनके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, ये 3 चीज़ें करने के लिए ही आप भारत की सरकार जिम्मेदार है और भारत के विदेश मंत्री जिम्मेदार हैं। इस वक्त जब चीन के साथ आप जमीन खो रहे हैं, जब आप ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ या म्यांमार के साथ या किसी भी मुल्क के साथ आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उस सॉवरेंटी के साथ, उस संप्रभुता के साथ जो आपको लेने चाहिए, आपके निर्णय लेने की आज़ादी कम होती जा रही है। और भारत में जो जीवन का स्तर है वो तो नहीं उठ रहा है। अगर आप 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं तो इसका मतलब भारत के लोगों का तो जीवन स्तर नहीं उठ रहा है। तो आप किस तरीके से विदेश मंत्री के तौर पर सफल हैं या अपने कार्य कर पा रहे हैं? 4 साल पूरे होने वाले हैं सरकार को, इनको भी 4 साल पूरे होने वाले हैं विदेश मंत्री के तौर पर। इससे पहले विदेश सचिव भी रहे थे। ये सवाल ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन है, वो बहुत आर्टिकुलेट तरीके से बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिबेटिंग पॉइंट स्कोर करते हैं। मैं ये सब बातें मानने को तैयार हूं, पर क्या भारत के विदेश मंत्री का रोल इतना लिमिटेड, इतना संकुचित, इतना सीमित दायरे में है? जो बात आपने कही है, आप दोनों से ही मेरा सवाल है। मोदी जिस तरह से फंक्शन करते हैं या जैसे उनकी सरकार फंक्शन करती है, वहाँ यस मैन के अलावा कोई टिक नहीं सकता उनके बगल में। हम सब चीज़ों में देख रहे हैं। हमने सुषमा स्वराज के साथ उनके कॉन्ट्रडिक्शन देखे थे, अब वो नहीं है। हम और भी गडकरी के साथ भी देखते हैं कि आपने कुछ अलग बात की, आपके नारे लगा दिए जाएंगे। राजनाथ के सिंह के साथ ऐसा हुआ है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जयशंकर अलग करेंगे और बचे भी रहेंगे इस कैबिनेट में? तो जयशंकर तो खुद ही ये बोलते हैं। आप उनका ANI का पॉडकास्ट देखिए, उनसे उसमें श्वेता प्रकाश पूछ रही हैं कि आप अपना एक्सपर्टीज़ लेकर आएंगे, तो वो बोल रहे हैं कि ये कैबिनेट में जेल नहीं करता है कि मैं डोमेन एक्सपर्टीज़ लेकर आऊँ। एंड so somewhere he also understand this is all
एक्चुअली वन पर्सन डूइंग इट। एंड स्टैंडिंग कमेटी जो है हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की, उनके मेंबर से भी मिली थी। तो जब वो कोई पॉइंट पूछते हैं कि ऑपरेशन गंगा में टाइमली इंटरवेंशन नहीं हुआ या कुछ भी, तो एक ही जवाब आता है, चाहे वो MEA से कोई ऑफिशियल बैठा हो, चाहे वो कुछ भी मतलब MEA से जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो यही बोलेगा कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इट्स ऑल बीन डन बाय द PMO। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स दैट दे गेट। मतलब कुल मिला के जयशंकर उस वहाँ से अलग तो नहीं हो सकते। आप कुछ बोलेंगे कि हो सकता है, क्या उन्हें असर्ट करना चाहिए अपने आप को? देखिए, जो कैबिनेट का जो सिस्टम है, भारत में तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, भारत में तो कैबिनेट सिस्टम है। कैबिनेट सिस्टम में पिछले 75 साल के अंदर और उससे पहले ब्रिटिश राज के अंदर भी कैबिनेट के कुछ तरीके होते हैं काम करने के। कैबिनेट मंत्री की कोई वैल्यू होती है, कोई अहमियत होती है, वो पॉलिसी इनपुट दे सकता है, जो कि कैबिनेट की मीटिंग में जाएंगे, वहाँ ओवर रूल हो सकते हैं। डिक्टेटरशिप नहीं है सर, ये जनरल जिया-उल हक नहीं है, ये जनरल सीसी नहीं है इजिप्ट के, ये भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलता है। लेकिन मोदी अपने आप को इतना थोड़ी मानते हैं कि देखिए साहब, मोदी के मानने और ना मानने के अलावा जयशंकर एक बहुत ही उस तरह के परिवार से आते हैं जहां उनके पिता ने 2002 के गुजरात दंगों के बाद जिन लोगों ने दंगे करने दिए उनको राम और रावण की उपाधि दी थी, जिन्होंने हमेशा भारत की सेकुलरिज्म के लिए लड़ाई लड़ी, भारत की डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी। और ऐसे परिवार से आने के बाद और इतने ऊंचे ओहदों पर रहने के बाद लोगों की जयशंकर से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि इरम ने कहा, उनके जो कॉलेज के दोस्त हैं, उनके जो बाद के साथी हैं, डिप्लोमेट्स वगैरह से आप बात करें तो उनको लगता है कि सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपने एम्बिशन को फुलफ़िल करने के लिए जो अपनी बैकग्राउंड थी, जो अपनी प्रोफेशनल रिस्पेक्ट थी, उसको थोड़ा कम किया है। वो सवाल, असली जो सवाल है, मुद्दा वो ये है जिसको कि आप उठाना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ एक पर्सनल एम्बिशन एक बड़े राष्ट्रीय हित के आगे घुटने टेक देता है, यही बात है ना? पर्सनल एम्बिशन एक बड़े राष्ट्रीय हित के आगे, मतलब राष्ट्रीय हित को दरकिनार करके पर्सनल एम्बिशन को जिया जाता है, यही दिखता है ना जयशंकर में आपको? या और ये उन्होंने खुद एडमिट भी किया है। अगर इनका अभी लेटेस्ट पॉडकास्ट देखिए, उसमें उन्होंने बोला है कि मैं ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से हूँ, तो एक ब्यूरोक्रेटिक फैमिली में क्या एम्बिशन होगा, सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी बनना। तो वो करियर सेंट्रिक रहे हैं। उन्होंने कहा तो माय लिमिट वाज लाइक ये फॉरेन सेक्रेटरी वाज माय लिमिट ऑफ माय एम्बिशन, ऐसा शब्द आपने कोट किया है। या बस उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र किया और उन्होंने ये इसको लिया। और ये अपने आप को बदलने में उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जो इनके दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई थी, तो जिनसे ये 2019 में मिल रहे थे जब वो फॉरेन सेक्रेटरी भी थे तब, तो जैसे DP त्रिपाठी को आप जानते हैं, उनके एथोस को हम जानते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को हम जानते हैं। तो DP त्रिपाठी से वो बोल रहे थे कि अब DP बदल जाओ, ज़माना बदल रहा है, ये उनके दोस्तों ने बताया। तो DP त्रिपाठी ने कहा कि नहीं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। मतलब एक कमिटमेंट होता है अपने प्रिंसिपल से। फ्रेंडली था वो, बट इट वॉज अ फ्रेंड्स गैदरिंग, उसमें भी ही वॉज ओके दैट यू शुड चेंज विद टाइम। एक और पार्टी में गए थे तो वहाँ भी वो यही बात कर रहे थे कि द वर्ल्ड, वेदर वी लाइक इट और नॉट, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, सो ही समवन हु विल चेंज विद द चेंज इन टाइम। तो इनकी काफ़ी फ्रेंड्स ने इस बारे में भी बोला था दैट ही वॉज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, दैट वेदर वी लाइक इट और नॉट, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एंड बदल जाना चाहिए। आपको लगता है कि दुनिया, उनसे पूछता हूँ, आपको लगता है कि दुनिया बदल रही है और ऐसे हालात में भारत में भी अपने प्रिंसिपल बदल लेने चाहिए, जो बार बार असर्ट किया जा रहा है? जैसे जयशंकर की प्रोफाइल में इरम आपने एक जगह लिखा है कि वो ये लिखते हैं कहीं पर कि भारत को अब एक पोल पकड़ लेना चाहिए, मतलब वो जो नैम था या गुटनिरपेक्ष वाली नीति थी वो अलग हो गई। सुशांत, क्या भारत को ऐसा करना चाहिए? देखिए, भारत को वो करना चाहिए जो भारत के हित में हो, पर भारत के हितों की रक्षा करते वक्त आप अपने शाश्वत मूल्यों की, अपनी वैल्यूज़ को बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और हमारी वैल्यूज़ क्या हैं? हमारी वैल्यूज़ हैं सॉवरेंटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, प्लूरलिज्म। ये वैल्यूज़ हमारी गायब नहीं हो सकती हैं। वो वैल्यूज़ को आप साथ में रखें और उसके साथ साथ आप अपने हितों की रक्षा करें। जब नेहरू ने नॉन अलाइंड पॉलिसी जब स्टार्ट की तो वो डॉगमा नहीं थी, वो एक स्ट्रैटेजी थी जो कि भारत अभी आज़ाद हुआ था, वो किसी और मुल्क के अंदर दबना नहीं चाहता था। देखिए, पाकिस्तान 1954 में सीटों की एग्रीमेंट साइन करता है,
पाकिस्तान की क्या दुर्गति होती है जब वो एक पोल चूज़ करता है। वो दुर्गति उस वक्त नहीं लगती है। 1960 के दशक में साउथ कोरिया आके कहता था कि हमें पाकिस्तान से सीखना है क्योंकि विदेश से पैसा आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, आपको लग रहा है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत लोग के साथ हिंदुस्तान तो बिल्कुल पीछे रह गया, पाकिस्तान इतना आगे निकल गया। देखिए पाकिस्तान कहाँ आके गिरा है। जो भारत की जो नीति थी कि भाई जो नया इंडिपेंडेंट मुल्क है उसको अपनी जो आज़ादी है वो बचा के रखनी है, अपनी आज़ादी नहीं खोनी है किसी भी तरह से जब आप दुनिया से डील कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हित खो दें। तो जब 1971 की लड़ाई से पहले इंदिरा गांधी जाके साइन करती हैं सोवियत यूनियन के साथ एग्रीमेंट, क्योंकि आपको पाकिस्तान से डील करना है, आपको अमेरिका से डील करना है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि अपने हितों की रक्षा ना करें, पर आप अपने मूल्यों को बिल्कुल दरकिनार ना करें। जो अभी हो रहा है इस तरह की बातें होती हैं कि एज इफ हित सिर्फ हित ही सर्वोपरि हैं। और वो क्या हित हैं? अगर हमारे हित इतने सर्वोपरि हैं तो चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर कैसे बैठा हुआ है? अगर हमारे हित इतने सर्वोपरि हैं तो हमारे लोगों के साथ कतार में हमारे 8 नेवी के अफसर पिछले 8-9 महीने से कैसे जेल में पड़े हुए हैं? अगर हमारे हित इतने सर्वोपरि हैं तो हमारे 80 करोड़ लोग अभी भी राशन क्यों सरकार से फ्री में ले रहे हैं? अगर हमारे हित इतने सर्वोपरि हैं तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार वहाँ पर किस तरह से लोगों को ट्रीट कर रही है और हम उनके साथ क्यों इस तरह के संबंध मजबूत कर रहे हैं? अगर हमारे हित इतने सर्वोपरि हैं तो हम म्यांमार से इस तरह क्यों डील कर रहे हैं, म्यांमार की सरकार से जो कि माइनॉरिटीज़ को, एथनिक माइनॉरिटीज़ को किस तरह से ट्रीट कर रही है? हम अपनी किन वैल्यूज़ पर खड़े हैं और क्या हम उन वैल्यूज़ को बिल्कुल इन सो कॉल्ड इंटरेस्ट के लिए दरकिनार कर देंगे? और दूसरी चीज़ जो है कि अभी जो हो रहा है, भारत की विदेश नीति को एक प्रोपेगेंडा और पीआर टूल के लिए यूज़ किया जा रहा है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर। आप देखिए सीबीएसई के एडमिट कार्ड में G20 के लोगों का क्या अर्थ है। सीबीएसई के एडमिट कार्ड का G20 के लोगों से कोई अर्थ नहीं। G20 को जिस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, जबकि उसके नतीजे आपने फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में और आपने पिछली फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग में देखे, कोई नतीजे नहीं निकले हैं। G20 एक स्टेटमेंट तक इशू नहीं कर पाया है और आप उस तरह से, और वो रोटेशनल प्रेसिडेंसी है, आप उसको इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि कोई ताज पहना दिया गया है और आप चक्रवर्ती सम्राट बना दिए गए हैं पूरे विश्व के। आप तो नहीं चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप तो लोगों को साथ तक नहीं ला पा रहे हैं। जो सच्चाई है और जो पीआर है इस देश में, जो आप डोमेस्टिक ऑडियंस को दे रहे हैं, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है और वो गैप एक रिस्क क्रिएट करता है, जो रिस्क कभी भी भारत और भारतीयों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यही बात, मतलब आप जिस तरह से समझा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मंच से, हमारा मीडिया दिखा रहा है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं और तमाम तरह की बैटल हम विदेशी मुद्दों पर जीत रहे हैं, मंच में हमारा नाम हो रहा है, लेकिन उसका ग्राउंड में असर बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपकी बात से मुझे ये समझ आ रहा है कि हमारी स्थिति कमज़ोर हो रही है, लगातार कमज़ोर हो रही है, और अगर हम मजबूत हो रहे थे तो वो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में भी दिखना चाहिए, जो चीन के साथ या जो हमारी ज़मीन गई है उसमें दिख नहीं रहा है। इरम, एक बात बताइए ज़रा, छात्रों को लाने वाली बात आपने यूक्रेन के मामले में लिखा है, इसमें काफ़ी उनका रोल लिखा है, वो उस बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सच में, मतलब आप एक बात लिखती हैं कि मोदी, लोग बता रहे हैं कि मोदी ने पुतिन को भी फ़ोन किया, मोदी ने फिर ज़ेलेंस्की को भी फ़ोन किया और वॉर रुक गया। क्या ये जयशंकर की स्पीच अगर आप पार्लियामेंट में देखिए, उन्होंने खुद ये बोला है, तो ये ऑपरेशन को काफ़ी पीआर स्टंट भी था, नेमिंग इट ऑपरेशन गंगा एंड सेंडिंग मिनिस्टर्स। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब इस तरह की स्थिति, इस तरह की कोई बात होती है तो आपको फ़ौरन बोलना है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाएं। और जयशंकर ने जो पार्लियामेंट में बोला है उसमें जब वो बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अपनी ही एक प्रॉब्लम होती है कि वो जाएं या ना जाएं, वो स्टूडेंट की साइकोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं, और ऑपोजिशन बोल भी रहा है कि आप तो मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, आप अपनी डिसीजन मेकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब एक तरह से उसमें काफ़ी ही नेग्लिजेंस, जो कि स्टैंडिंग कमेटी में जो जितना एक हमने सब कुछ देखा वहाँ पर कि प्लेन जा रहे थे, मिनिस्टर जा रहे थे, एक तरह से एक एंजाइटी थी कि बच्चे आ पाएंगे कि नहीं। इसमें मोदी की आपने जैसा पीस में लिखा, समझ आता है कि यहाँ मोदी सरकार की फेलियर थी कि आपने टाइमली उनको वार्न नहीं किया और नहीं निकाल पाए, लेकिन जब वो फंस गए तो आप उसको उसके बाद के फ़ोन लगाया। हाँ एग्जैक्टली, कि उसको, और यूपी में इलेक्शंस थे उस टाइम पे, तो उसका नाम ऑपरेशन गंगा भी रखा, तो उसको भी लोगों ने देखा किस तरह से डोमेस्टिक
ली उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है बाय टर्मिंग इट एज ऑपरेशन गंगा। बट नेग्लिजेंस की बात तो है, द वे आपकी एडवाइजरी वर्डेड थी, यू हैव टू से लीव एज सून एज पॉसिबल, यू कांट लीव इट ऑन पीपल कि हम जाएँ या ना जाएँ। और आप फिर पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि बच्चों का साइकोलॉजी अलग तरह की होती है, ही हैज़ गिवन, जयशंकर बोल रहे हैं। हाँ, तो उस पर ऑपोजिशन बोल भी रहा है कि आप तो मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। ये वो सिचुएशन ही नहीं थी जिसमें आप इतना सोचें, यू जस्ट हैव टू से दैट लीव। ये शायद जयशंकर का सबसे बढ़िया मूवमेंट नहीं था, क्योंकि जो 4 मंत्री यूक्रेन भेजे गए बच्चों को लाने के लिए, विद्यार्थियों को लाने के लिए, वो चारों मंत्री विदेश मंत्रालय से नहीं थे। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उसमें हरदीप पुरी थे, और उसमें 2 और मंत्री थे जिनका जनरल वीके सिंह थे, जिनका विदेश मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं था। विदेश मंत्रालय को एक तरह से बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया और उनको किसी तरह से शामिल नहीं किया गया जयशंकर को, जबकि यूक्रेन से वो विद्यार्थी जब वापस लाए जा रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो जयशंकर का बहुत अच्छा मोमेंट था जो यूक्रेन में हुआ। पर अगर आप देखें तो जिस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस के बीच 4 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दिया क्योंकि वो लोग आ सकते हैं, और जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर उसके बावजूद पिछले कुछ दिनों तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी मंत्री ये बात अपने इलेक्शन रैलीज में, अपने इलेक्शन कैंपेन में फिर भी कहते रहे हैं कि साहब मोदी जी इतने बड़े नेता हैं कि उन्होंने ये युद्ध रुकवा दिया यूक्रेन और रूस के बीच में 4 घंटे के बीच, जो कि ऐसा कोई भी सच नहीं है। सुशांत, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि समय ख़त्म हो रहा है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मुझे लगता है एक ऑडियंस भी समझना चाहती है, हमारे व्यूअर्स भी समझना चाहते होंगे कि आप लोग बहुत सारी तोहमतें मोदी सरकार पर लगा देते हैं कि मोदी सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और डिप्लोमेसी फेल हो रही है। लेकिन आज जब दुनिया इतनी तेज़ी से शार्पली बढ़ रही है, एक पोल वेस्ट में है, एक चाइना में है, या रशिया है, खासकर यूक्रेन रशिया वॉर के हम बैकग्राउंड में ये बात कर रहे हैं, तब आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार सफल हो रही है कि दोनों में से एक पोल नहीं पकड़ रही है? और कई मामलों में देख रहा हूँ वो ऑयल रशिया से ले पा रही है सस्ते में, बावजूद कि बहुत दबाव है उस पर। कई मामलों पर वो वेस्ट से सहयोग ले पा रही है, बावजूद कि उसको एक पोल पकड़ लेने का बहुत दबाव रहता है। तो ये तो एक तरह से डिप्लोमेसी की या मोदी डॉक्ट्रिन की, जो शब्द आपने अपने पीस में भी लिया है, उसकी जीत ही है कि हम सफल है। बाकी सारे देशों ने तो एक एक पोल पकड़ लिया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस जहाज़ को बैलेंस रूप से आगे बढ़ा पा रहे हैं, और हमारे पेट्रोल क्योंकि हमारे पास आ रहा है, कच्चा ईंधन आ रहा है, तो तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो हमें फ़ायदा भी मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक इस वक्त जो सिचुएशन है कि रूस से हमको सस्ता तेल मिल रहा है, और बहुत सस्ता तेल नहीं है, और सस्ते तेल का फ़ायदा मुझे और आपको नहीं मिल रहा है। सस्ते तेल का फ़ायदा जो प्राइवेट रिफाइनर्स हैं सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है। तो ये भी नहीं है कि मेरे और आपके पेट्रोल के पैसे कम हुए हैं, नहीं, पेट्रोल या डीजल के पैसे कम हुए हैं, वो नहीं हुए हैं। तो इस वक्त जो लगता है, क्योंकि इस वक्त जो वेस्ट है उसको भारत की ज़रूरत है चीन के खिलाफ, तो वो सब कुछ ओवरलुक करने को तैयार है भारत की तरफ से। वो कोई बात ऐसी नहीं करेगा जिससे कि भारत चीन के खिलाफ खड़ा होने से हिचकिचाए या पीछे हटे। और इस वक्त इसीलिए भारत की अहमियत है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब पाकिस्तान को सोवियत यूनियन के खिलाफ चाहिए था, पाकिस्तान के साथ जो भी हो रहा था वो इसको बिल्कुल ओवरलुक करते थे, कहते थे कि आप बस सोवियत यूनियन के खिलाफ हमारे साथ लड़ते रहें हमारी तरफ से, और आप करते रहें। अभी वही उसी नज़र से वो भारत को देख रहे हैं। क्या भारत और अमेरिका के बीच में कोई वैल्यूज़ मैच हो रही हैं? नहीं। क्या कोई विजन मैच हो रहा है? नहीं। सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, चाइना, कि चाइना जो हमारे लिए भी बहुत बड़ी चैलेंज है और अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी चैलेंज है। रूस के साथ हमारी क्या वैल्यूज़ मैच हो रही हैं? चाइना के साथ हमारी क्या वैल्यूज़ मैच हो रही हैं? रूस के साथ ये हमको हथियार चाहिए, सस्ता क्रूड चाहिए, जो कि हमारे प्राइवेट रिफाइनर्स उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्या लार्जर विजन है, लार्जर वो है जिसका कि हमको फ़ायदा मिल रहा है? शायद शॉर्ट टर्म में गेन्स हैं, इमीडिएट टर्म्स में गेन है, पर मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि विदेश नीति सिर्फ आज के लिए तो नहीं हो सकती। हमारी आने वाले वक्त के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए आप इससे क्या रिस्क क्रिएट कर रहे हैं और क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, उसमें उस वक्त क्या नतीजा होगा।
वो सबसे बड़ा सवाल इस विदेश नीति से आज उठ रहा है। ये नहीं कि आज क्या हो रहा है, आज वाहवाही हो रही है, आज जय जयकार हो रही है। तो मैंने आपको कहा कि बहुत विदेशी डिक्टेटर्स हैं जिनकी कि वेस्ट ने, अमेरिका ने बहुत जय जयकार की है, बहुत अच्छे संबंध रखे हैं, पर उन डिक्टेटर्स का बाद में क्या हश्र हुआ ये भी हम सब ने। तो आलोचना तो अमेरिका की होनी चाहिए ना, आप इन मतलब थर्ड वर्ल्ड के देशों की, हमारे जैसे देशों की क्यों करते हैं? आपको थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ को और ख़ासतौर पर हिंदुस्तान जैसे मुल्कों को बहुत केयरफुली पाकिस्तान के एग्जाम्पल से सबक लेना चाहिए और इस तरह से जाकर उनके साथ नहीं मिलना चाहिए, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म। तो हम नहीं तो मिल रहे हैं सुशांत, शायद मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि जितना हम कर रहे हैं, जितना हम चीन को शायद प्रवोक करें इससे, और जिस तरह से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको कोट कर रहे हैं और हमको लगता है कि हमारा इसमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। शायद अगर हम ना करें और हम थोड़ा पीछे हटें तो शायद उससे इतनी समस्या ना हो। जैसे अभी आज या कल के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि एक सबमरीन, एंटी सबमरीन सैन्य प्रैक्टिस होने वाली है, जिसमें कनाडा, यूके, यूएसए और इंडिया भी शामिल है, जिसको जो चाइना को लक्षित करके की जा रही है। एक तरह से शिफ्टिंग तो दिख रही है। शिफ्ट तो है, थोड़ा सा शिफ्ट तो है, और वेस्ट की तरफ से खास तौर पे बहुत एक्टिवली भारत को अपने साथ लाने की कोशिश हो रही है, और उससे हम लोगों को अच्छा भी लगता है कि अमेरिकी विदेश मंत्री आ रहे हैं और अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी आ रहे हैं और वो होली मना रहे हैं और वगैरह वगैरह, और अच्छा लगता है क्योंकि वेस्ट का डोमिनेशन है कल्चर में वगैरह वगैरह, तो इसलिए शायद उस वजह से थोड़ा है। बिल्कुल। लास्ट में मैं ये सवाल थोड़ा सा अलग है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जयशंकर को क्या मानेंगे, एज अ विदेश मंत्री सफल मानेंगे या अपने एम्बिशन एज अ पर्सनली वो सफल मानेंगे उनको? हाँ, इज़ अ करियरिस्ट, पर्सनल ही एम्बिशन है इसमें। और ये तो इनसे पूछा भी गया है कि विल यू कंटेस्ट इलेक्शन, तो उनको लगता है कि पॉलिटिक्स इज़ बहुत ज़्यादा काम है उसमें, एम्बिशन रखते हैं पॉलिटिक्स में आने का, मगर उसमें पोटेंशियल समझते ही नहीं है। ये बात तो समझते हैं कि उस तरह का जो रिगर जाता है फील्ड पे, वो शायद उस तरह का इनमें नहीं है। बट या ही हैज़ पर्सनल एम्बिशंस एंड ही इज़ बीन वेरी क्लियर अबाउट दैट ऑल्सो, दैट does like to be a foreign secretary, and now this was something he did not expect कि उनको बना दिया जाएगा। But yeah, this is a personal ambition at play. सुशांत, इसी सवाल का जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि अगर कल को जयशंकर भारत के विदेश मंत्री नहीं है तो क्या ये मुल्क उनको मिस करेगा, या क्या ये मुल्क उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री को 1992 में किया, जिससे लोग अभी तक याद करते हैं, क्या उस तरह से आप जयशंकर के करियर को देखेंगे? जब जयशंकर 2 साल के लिए टाटा के साथ नौकरी कर रहे थे तो क्या ये मुल्क उनको मिस कर रहा था कि साहब ये इतने बड़े विदेश नीति के ज्ञाता हैं और करता है कि इनके नहीं होने से भारत की विदेश नीति बिल्कुल विफल हो गई? नहीं ना, बस वही उनके रिकॉर्ड का वही एक जवाब है। आप कितने अंक देंगे आप तक के काम को जयशंकर को 10 में से? मैं जयशंकर को 10 में से 11 अंक दूंगा। उन्होंने अपने पर्सनल एम्बिशन को पूरा किया है, और जहाँ तक वो पहुँचे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है उनके लिए। जो उनके अपने पैरामीटर हैं जिस पे वो अपने आप को जज कर रहे हैं, उन पे उन्होंने बहुत अच्छा किया है। पर वो जिस सरकार का हिस्सा है और जिस तरह की सरकार की आइडियोलॉजी है और काम करने का तरीका है, उसके अंदर उनके पास कुछ भी कर पाने का, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा, बहुत कम अवेलेबिलिटी है, बहुत कम जगह की जहाँ वो कुछ कर सकते थे, और उन्होंने अपने पर्सनल एम्बिशन को पूरा करने के लिए किया है, और उनको 10 में से 11 अंक मिलने चाहिए करने के लिए। आप दोनों से बात करके जयशंकर के बारे में, भारत की विदेश नीति के बारे में और भारत के बैलेंसिंग एक्ट, उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, समझने का बहुत अच्छा मौका मिला है। आपने हमसे बातचीत की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद विष्णु, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दर्शक दोस्तों, सुशांत और इरम की स्टोरीज़ हिंदी और अंग्रेज़ी में कारवां की वेबसाइट में जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाकर हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।